हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 1 कहानी बड़े भाई साहब। अब तक हमने पढ़ा कि लेखक मुंशी प्रेमचंद के बड़े भाई साहब बहुत अध्ययनशील थे, हर समय मन लगाकर पढ़ाई करते थे और दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। बड़े भाई साहब जो दिन भर किताबों में खोए रहते थे, वहीं लेखक बड़े भाई साहब से नज़रें चुराकर मौका मिलते ही खेलने निकल पड़ते। कई बार बड़े भैया से उन्हें खूब डांट भी पड़ती, पर लेखक पर उसका ज़्यादा देर असर नहीं रहता था। छोटा भाई जब बड़े भाई की डांट पर नाराज़ होकर पढ़ने बैठ भी जाता, तो भी उसका ध्यान खेल कूद की तरफ ही आकर्षित हो जाता था। कहानी का दूसरा चरण शुरू करते हैं। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। सालाना इम्तिहान हुए यानी एनुअल एग्ज़ाम्स जो होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम हुए और बड़े भैया जो थे वो लेखक के फेल हो गए, और जो लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं पास हो गया और अपने दर्जे में अपनी क्लास में फर्स्ट आया। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, बावजूद उसके हर समय खेलता रहता था, बावजूद उसके मैं क्लास में फर्स्ट आया। और मेरे बड़े भैया जो हर समय पढ़ाई में लगे रहते थे और वे फेल हो गए। मेरे और उनके बीच में अब तक जो 3 साल का अंतर था, उम्र में 5 साल का और पढ़ाई में 3 साल का अंतर था अब तक उनके बीच में, लेकिन वो अंतर अब 3 से 2 साल का रह गया। यानी मैं एक क्लास आगे चढ़ गया, अगली क्लास में हो गए, और बड़े भैया वापस उसी क्लास में रह गए। जी में आया बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। यानी कि जी में आया, मेरा दिल तो किया, मेरे मन में आई ये बात कि मैं बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूँ, उनकी अच्छी खबर लूँ, यानी उन्हें ताना दूँ कि कहाँ गई वो आपकी घोर तपस्या। आप दिन रात किताबों में खोए रहते थे, खेलने की तरफ ध्यान नहीं देते थे, हर समय पढ़ते रहते थे और जानबूझ के, है ना, मुझे भी फोर्स करते थे कि तुम भी पढ़ो। लेकिन आपकी उस तपस्या का फल क्या मिला? मुझे देखो, मैं मज़े से खेलता भी रहा, खूब मस्ती भी की मैंने, और मैं अपनी क्लास में अव्वल यानी प्रथम फर्स्ट भी आया। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। लेकिन वो इतने दुखी थे अपने फेल हो जाने की वजह से, वो बहुत परेशान थे, उदास थे। तो यह कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी, ये बात सुन के कि वो अपनी क्लास में फ़ेल हुए हैं, पहले तो मेरे मन में आया कि मैं उन्हें ताना दूं, उन्हें बताऊं कि आप खेलते कूदते नहीं थे, हर समय पढ़ते थे, फिर भी फेल हो गए, और मैं तो खेलता भी खूब था, मस्ती भी करता था, फिर भी पास हो गया। तो मेरे मन में आया कि मैं उन्हें ये बात कहूँ, लेकिन वो इतने उदास थे अपने फेल हो जाने की वजह से, तो इसलिए मुझे दिली हमदर्दी हुई उनसे। मुझे उनकी ये खबर सुन के, उनके फेल हो जाने की बात सुन के बहुत तकलीफ़ हुई मुझे भी, और उनके घाव पर नमक छिड़कना यानी किसी दुखी व्यक्ति को और ज़्यादा दुखी करना, किसी की तकलीफ़ को और ज़्यादा बढ़ाना। अगर मैं कुछ भी ऐसा करता, भाई को कोई ताना देता, तो मुझे ये सब बहुत लज्जास्पद यानी शर्मनाक महसूस हुआ, कि मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत गलत होगा यदि मैं अपने बड़े भैया को इस तरह की कोई बात कहता हूँ। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। यानी मुझे अपने ऊपर घमंड बहुत आ गया कि मैं तो पढ़ता भी नहीं था ज़्यादा, फिर भी मैं फर्स्ट आ गया, कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरे लिए अपने प्रति जो मेरे मन में जो सम्मान था वो और भी बढ़ गया। भाई साहब का वह रौब अब मुझ पर ना रहा। रौब यानी जो डर था, एक उनका रौब जो था, बड़े मतलब वो रौब झाड़ते थे मुझ पर, मुझे हुक्म देते थे, आदेश देते थे, वो अब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। अब बड़ी आज़ादी से, बड़े खुले दिल से मैं खेल कूद में शरीक होना यानी शामिल होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा। यानी मेरा दिल मजबूत था, मैं अंदर से स्ट्रांग था, क्योंकि मेरे अंदर क्या बात आ गई थी, अब घमंड आ चुका था कि मैं तो खेल कूद के भी पास हो सकता हूँ और आप तो इतना पढ़ के भी नहीं पास हुए। यानी मेरे दिल में ये चीज़ बड़ी मजबूती से ये बात घर करके बैठ गई थी कि अगर बड़े भैया ने मुझे कुछ भी कहा, अगर उन्होंने मेरी इंसल्ट की, अगर उन्होंने मेरी फजीहत की, फजीहत यानी अपमान करना, कुछ भी कहा, तो मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? यानी इतनी कड़ी मेहनत करके आपने कौन सा कोई तीर मार लिया? यानी आप कौन सा किसी चीज़ में सफल हो गए? आप अपनी परीक्षा में तो फेल हो गए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, तो मुझे क्यों कहते हो इतनी मेहनत करने के लिए? मैं तो बिना पढ़े भी पास हो जाऊंगा।
मैं तो खेलते खेलते दर्जे में अव्वल आ गया, यानी मैंने खूब मस्ती भी की, मौज भी की और बावजूद उसके मैं क्लास में फर्स्ट भी आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि बड़े भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। यानी ज़बान से, हालांकि मैं ये बात अपने बड़े भैया के प्रति जो मेरे मन में सम्मान था उसकी वजह से मैं ज़बान से अपने बड़े भैया को ये बात कह नहीं सकता था, हालांकि ये बात कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, लेकिन मेरे रंग ढंग से, रंग ढंग यानी मेरे व्यवहार से, जो मैं उनको इग्नोर करता था, बड़ी मस्ती से उनको क्रॉस करके निकल जाता था, मेरे व्यवहार से ये साफ स्पष्ट हो रहा था कि बड़े भैया का जो आतंक था, एक जो रौब था, भय था, अब मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। बड़े भैया जो उम्र में बड़े थे, अनुभव अधिक थे उनसे, तो उन्होंने ये चीज़ समझ ली, जान ली कि उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। वो बहुत मतलब तेज़ बुद्धि के थे, सामान्य जो उनकी जनरल नॉलेज थी वो भी बड़ी तीव्र थी, बहुत तेज़ थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो बड़े भैया ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। यानी बड़े भैया ये सब कुछ देख रहे थे, वो बोलते कुछ नहीं थे लेकिन सब कुछ समझ रहे थे कि ये सब जो व्यवहार में जो बदलाव आ रहे हैं मेरे, इनके पीछे कोई ना कोई बात तो है। तो एक दिन जब मैं सुबह का समय, भोर का समय यानी सुबह सुबह सारा समय गुल्ली डंडे के खेल में बिताकर वापस लौट रहा था, ठीक भोजन के समय यानी दोपहर के भोजन के समय मैं घर लौटा, तो बड़े भाई साहब का जो गुस्सा था वो बाहर निकल आया। यानी उन्होंने तलवार खींच ली, मुझे डांटने की पूरी तैयारी कर रखी थी, मुझ पर बरस पड़े। यानी इतना गुस्सा आया हुआ था उनको, सारा गुस्सा उस समय उनका मुझ पर निकल गया। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। यानी कि अब बड़े भैया का जो गुस्सा था वो मेरे प्रति, वो बरस पड़े मुझ पर और मुझे बोले कि हाँ हाँ देखता हूँ, इस साल तो पास हो गए और क्लास में फर्स्ट आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, बहुत शार्प माइंड हो गया हूँ, बहुत मतलब मेरा दिमाग तेज़ हो गया है जिस वजह से मैं पास हो गया हूँ। मगर भाईजान घमंड तो, अकड़ तो बड़े बड़े की नहीं रही, बहुत बड़े बड़े लोगों की भी का घमंड भी चकनाचूर हो गया हो, तुम्हारी क्या हस्ती है। यानी तुम्हारी औकात ही क्या है, क्या अस्तित्व है तुम्हारा एक छोटी क्लास के अंदर। तुम सिर्फ पढ़ाई करके, सिर्फ रट्टा मार के और तुम क्लास में फर्स्ट आ गए हो, तो तुम्हें लगता है कि तुमने ज़िंदगी की सारी परीक्षाएं पास कर ली। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, इतिहास यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री में रावण का हाल तो कहते तुमने पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, चरित्र यानी व्यवहार, यानी रावण का नाम तो तुमने सुना है, सब उसे बुरा बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ज्ञानी थे हालांकि, लेकिन फिर भी उनका अंत कैसे हुआ, क्या सीखा तुमने उनके व्यवहार से, या यूं ही पढ़ गए, या बस यूं ही पढ़ लिया कि एक रावण था, उनकी रावण के साथ लड़ाई हुई और उसका अंत हो गया, राम ने रावण को मार दिया, बस बात खत्म। क्या तुमने उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से क्या कोई सीख ली तुमने। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। यानी सिर्फ परीक्षा में पास हो जाना या फर्स्ट आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने उस पूरी क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े, जितने भी चैप्टर्स पढ़े, क्या तुमने उसमें से कुछ ऐसा सीखा जिसको तुम अपने व्यवहार में उतार सको, अपने जीवन में जिसका अमल कर सको। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, यानी जो कुछ भी तुम पढ़ते हो उससे ये देखो कि तुमने सीखा क्या, अभिप्राय यानी उसका मतलब क्या है, वो तुम्हें सीख क्या दे रहा है, क्या सिखा रहा है, शिक्षा क्या दे रहा है। रावण भूमंडल का स्वामी था, ठीक है, पूरी धरती का स्वामी था रावण। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, यानी जो जैसे रावण पूरी धरती का स्वामी था, पूरी धरती पर उसका राज था, तो जो ऐसे राजा होते हैं उनको चक्रवर्ती बोलते हैं, चक्रवर्ती राजा। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, यानी आजकल कहानी जिस समय की है उस समय की बात बता रहे हैं लेखक, कि बड़े भैया बता रहे थे कि कहानी उस समय की है जब हर जगह अंग्रेजी राज था। तो कह रहे कि उस समय अंग्रेजों का राज्य हर जगह था, बड़ा हुआ था, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता था। चक्रवर्ती क्यों नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी सारे देश नहीं करते थे। जो देश थे उनको बिल्कुल भी अच्छा पसंद नहीं था कि वो अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर रहे, तो इसलिए कि वो उन्होंने ज़बरदस्ती राज किया हुआ था, तो ऐसे राजाओं को हम चक्रवर्ती नहीं कह सकते। बिल्कुल स्वाधीन है, यानी कि अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है।
रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। लेकिन रावण जो था वो सबकी सहमति से, सबका एक राजा था, एक जो राजा था वो सबकी सहमति से था, सब उसका हुक्म मानते थे। संसार के सभी महीप, महीप यानी छोटे राजा, उसे कर देते थे, कर यानी टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? यानी बड़े बड़े देवता जिसे उसके गुलाम थे, उनसे पूछकर हर काम करते थे। यहाँ तक कि अग्नि और जो पानी के जल देवता, अग्नि देवता, ये तक भी उनके दास थे, उसके गुलाम थे। लेकिन इतने बड़े बड़े राजा जो थे उसके गुलाम थे, पूरे देश पर, पूरी धरती पर, पूरे भूमंडल पर उसका राज था, आधिपत्य था, बावजूद इतना कुछ होने के, उसकी इतनी प्रसिद्धि, इतना ज्ञानवान होने के बावजूद उसका अंत क्या हुआ? अंत बुरा हुआ। वो किस वजह से हुआ? क्योंकि वो बहुत घमंडी था। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा, यानी कोई भी ऐसा ना बचा जो उसकी प्रशंसा कर सका, अंतिम समय में उसकी कुछ मदद कर सकता। आदमी और जो को कर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। यानी व्यक्ति चाहे जो मर्जी बुरा काम करे, लेकिन उसके अंदर कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। यानी शैतान, जो बुरे लोग हैं, उनका भी कहते हैं कि यही हाल है। उन्हें भी अपने ऊपर अभिमान हो गया था, घमंड हो गया था कि ईश्वर का उससे बड़ा सच्चा भक्त कोई है ही नहीं, यानी मैं ही ईश्वर का सबसे सच्चा भक्त हूँ। और अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया, क्योंकि उसने बुरे कर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया भगवान ने। क्योंकि लेकिन भगवान को तो पता है ना कि कोई व्यक्ति कैसे कर्म कर रहा है, व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसको फल भी वैसा ही मिलेगा। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया, अहंकार यानी घमंड। भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, यानी तुम तो सिर्फ एक क्लास में ही फर्स्ट आए हो, एक क्लास ही पास की है, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तुम इतने लापरवाह हो चुके हो भी, तब तो तुम आगे पढ़ चुके हो। तुम्हारे दिमाग में अगर ये बात अभी बैठ गई कि मैं तो बिना पढ़े भी पास हो सकता हूँ, हमेशा जो है एक क्लास में पास होगे तो हमेशा पास नहीं हो पाओगे। इस बात को अपने दिमाग से निकाल लो। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। यानी सोच लो, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि इस बार तुमने मेहनत नहीं की है और तुम बाय चांस पास हो गए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। यानी बिना प्रयास किए कोई बड़ी चीज़ तुम्हारे हाथ लग गई है, लेकिन बटेर जो है वो एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। यानी सफलता, गलती से जो सफलता है तुम्हें एक बार मिल गई है, तुम अगर यह सोचो कि ज़िंदगी भर इसी तरह से ही तुम्हें सफलता मिलती रहेगी बिना मेहनत किए, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, यानी अनजाने में, कई बार गुल्ली डंडा खेलते हुए अनजाने में सही निशाना लग जाता है बाय चांस, तो इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाए। इससे हम ये नहीं कह सकते कि हम सफल खिलाड़ी है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा सफलता केवल उसे ही मिलेगी। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई भी निशाना खाली ना रहे। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। यानी मैं फेल हो गया हूँ तो मेरे फेल होने वाली बात पे मत जाओ। मेरी क्लास में आओगे तो दांतों पसीना, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। जब अलजब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, यानी अलजब्रा और ज्योमेट्री जो आपके मैथ्स के जो दो पार्ट्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और इंग्लिशतान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, कि इतिहास, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। यानी इतने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स आएंगे तब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। बादशाहों के नाम रखना, याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे, यानी हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 3, इस तरह से हिस्ट्री में जो नाम होते हैं ना राजाओं के, तो कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, यह सब याद कर लेना आसान समझते हो। यानी कौन सी घटना किस हेनरी के राज में क्या हुआ, कौन सी घटना घटी, ये सब याद करना कोई आसान काम नहीं है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी, सिफर यानी ज़ीरो। किन ख्यालों में हो तुम? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोडियो, चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है। यानी इतने इतने नाम हिस्ट्री के इतिहास में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनके नाम याद करके कहते दिमाग खराब हो जाता है, आंधी रोग हो जाता है। यानी इतना पढ़ना पड़ता है, रात रात तक पढ़ना पड़ता है कि आंखों की रोशनी कम हो जाने लगती है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे। यानी कौन अभागे? बेचारे लोग जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है ना, उन लोगों को कहते नाम भी नहीं मिलते थे रखने के लिए। एक के पीछे ही दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम, यानी 1 2 3 4 इस तरह से आप पढ़ते हो इसमें, तो कह रहे कि इस तरह से उनके नाम ऐसे रख देते थे। कम से कम मुझसे पूछ लेते तो मैं 10 लाख अलग अलग नाम बता देता
नाम भी नहीं रखते थे अलग अलग, उन्हीं नामों के पीछे 1 2 3 द्वितीय, एकम, तृतीय और अंग्रेजी में 1 2 इस तरह से नाम रख देते थे। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, यानी ज्योमेट्री से तो भगवान ही बचाए, खुदा की शरण में जाके बचा जा सकता है उस ज्योमेट्री से। तो अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया, जैसे आप लोग लिखते हो ना, आप तो इंग्लिश मीडियम है तो ए बी सी है ना, ट्राइंगल्स बनाते हो, रेक्टेंगल्स, तो इस तरह से। तो वो कह रहे कि उस समय अ ब ज ए बी सी की जगह सी ए बी लिख दिया, एंगल गलत। आप लोग ट्राइंगल्स बनाते हो, एंगल्स बनाते हो, तो वो गलत हो जाएगा और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में फ़र्क क्या है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। यानी मुमतहीनों यानी इन परीक्षकों, एग्जामिनर्स को कोई ये पूछे कि अगर मैंने उल्टा सीधा लिख भी दिया तो फ़र्क क्या है, अ ब ज को अ ज ब ही लिखा है, क्यों परेशान करते हो बच्चों को इतना। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें फ़र्क ही क्या है। यानी कि ये कोई भी है चीज़ जो है उसको सीक्वेंस में नहीं लिखा तो भी क्या फ़र्क पड़ता है भाई, नंबर दे दो, बच्चे ने पढ़ाई तो की है, चलो सही नहीं लिखा तो इसमें रखा ही क्या है। लेकिन परीक्षकों को परवाह ही नहीं है, जो एग्जामिनर्स है उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वह तो यही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, यानी जो कुछ बुक में लिखा है, तो चाहते हैं कि बच्चा एक एक अक्षर रट डाले, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। यानी जो भी चीज़ है बुक में लिखी है एज इट इज़, बच्चे ने अगर रट्टा मार के सही लिखी है, पूरी एज इट इज़ लिखी है, तो ही बच्चे को नंबर मिलेंगे, बाकी अगर नहीं लिखी तो नंबर गए। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो, लंब यानी परपेंडिकुलर, आप मैथ्स में करते हो, ये सारा ज्योमेट्री का ही है। तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन क्या, यानी लाभ क्या, फ़ायदा होना क्या है हमारी लाइफ में। किस तरह से ये ट्राइंगल बना दो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसका फ़ायदा क्या है। दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब तो खुराफात याद करनी पड़ेगी। अगर परीक्षा में पास होना है, नंबर लेने हैं, तो रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, याद तो रखना ही पड़ेगा भाई। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, यानी भाई साहब इतना लंबा चौड़ा भाषण देते जा रहे थे। वो कह रहे समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखने को बोला है टीचर ने, जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए, यानी कॉपी सामने रख के कलम हाथ में लेके उसके नाम को रोइए, यानी उस जो एक टॉपिक मिला है उसके बारे में लिखते जाइए, लिखते जाइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, यानी सभी को पता है कि समय की पाबंदी अच्छी बात है, समय का पालन करेंगे तो ही जीवन में सफल बनेंगे। लेकिन ये सबको पता है तो लिखने की भाई क्या ज़रूरत है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार की उन्नति होती है। लेकिन इस ज़रा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे, यानी हमें पता है कि समय की पाबंदी करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इतनी सी बात के लिए 4-4 पन्ने लिखने की क्या ज़रूरत है। जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत क्या है। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, यानी बेवकूफ़ी कहता हूँ कि क्यों हमें हमारा टाइम बर्बाद कर रही है ये आज की शिक्षा। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि समय का दुरुपयोग है, व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रखने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, यानी पूरी शीट होनी चाहिए, फुल ऊपर से लेके अंत तक। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। यानी भाई साहब हमेशा उस शिक्षा पर जोर देते थे जो उस व्यक्ति के जीवन में काम आए, लेकिन इस तरह की शिक्षा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रट्टा लगाते जाओ और परीक्षा में नंबर लेते जाओ, लेकिन भैया जो बड़े भैया जो थे वो रट्टा मार नहीं सकते थे, जिस वजह से वो परीक्षा में फेल हो जाते थे। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते संक्षेप, यानी ब्रीफ में वगैरह कि एक ब्रीफ में समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, ऐसे लिखो, लेकिन वो 4 पन्नों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कह रहे कि मतलब ब्रीफ में 4 कह रहे हैं, अगर एक्सप्लेन करके लिखना होता तो कहते 100-200 पन्ने हो जाते। तेज़ भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, उल्टी बात है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। यानी बच्चों को जब जो चीज़ समझ आ रही है तो उसके लिए क्यों वो टाइम ख़राब करवाते हैं। उस पर दावा कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला, तो मतलब ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी मेरी क्लास में जब आओगे ना तो ये सब काम भैया करना ही पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। तब आटे दाल का भाव मालूम होगा, तब सच्चाई का सामना करोगे ना जब, तब पता लगेगा तुम्हें। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, मतलब तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं है, घमंड आ गया तुम्हारे अंदर, इस क्लास में तुम फर्स्ट आ गए हो। इसीलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन फिर भी तुमसे बड़ा हूँ। संसार का अनुभव मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, गांठ बांध लो उसकी, वरना बहुत पछताओगे।
स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब तक समाप्त होती। यानी स्कूल का समय हो रहा था, सुबह का समय था, नहीं तो अगर स्कूल का समय ना होता, शाम होती, तो भैया अभी भी लेक्चर देते ही जाते, पता नहीं ये उपदेश माला कब खत्म होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था, यानी इतने भैया के उपदेश लेक्चर सुन चुका था कि आज मुझे खाना खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेखक कह रहे जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। यानी अगर मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, पास हो गया हूँ, बावजूद उसके मुझे इतना लेक्चर मिल रहा है, इतना अपमान कर रहे हैं भैया मेरा, इतने कड़े तीखे शब्द सुना सुना कर मुझे घायल कर रहे हैं, और अगर मैं फेल हो जाता तो शायद मेरी वो जान ही ले लेते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। यानी अपने दर्जे की, अपनी क्लास की जो पढ़ाई के बारे में मुझे बताया कि ऐसे हिस्ट्री, ये इंग्लिश और ये मैथ्स, ज्योमेट्री, ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जब मैं उनकी क्लास में हो जाऊंगा, तो उससे मैं बहुत डर गया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। मतलब मैं इतना डरा हुआ था कि मैं स्कूल छोड़कर घर ही नहीं भागा। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। यानी इतना अपमान करा लिया, इतनी मैंने डांट खा ली, बावजूद इसके पढ़ाई से मेरा प्रेम अभी भी नहीं हुआ। पुस्तकें मुझे अभी भी अच्छी नहीं लगती थी। पुस्तकों के साथ जो मेरी अरुचि थी, जो मेरी उनके साथ जो दिलचस्पी जो मेरी पुस्तकों में नहीं थी, वो अब भी वैसी की वैसी ही है। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से जाने ना देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए, यानी रोज़ का काम बस पूरा हो जाए। एक्स्ट्रा करने की हिम्मत मुझ में नहीं होती थी, और दर्जे में जलील ना होना पड़े, बस इतना पढ़ के जाता कि क्लास में बस मुझे डांट ना पड़े, कोई मुझे कुछ कहे ना, रोज़ का काम है, रोज़ ख़त्म हो जाए। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया, और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। जो मेरा अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हो रहा था वो फिर से लुप्त हो गया, यानी मैं कुछ कर सकता हूँ, और चोरों का जीवन, जैसा चोरों की तरह जो जीवन था, वो मैं फिर से बिताने लगा कि वही भैया से नज़रें चुरा के खेलने जाना और इधर उधर टाइम पास करना। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ। 1 साल फिर निकल गया इसी सब में, और फिर से वही बात कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे दर्जे में फिर से मैं फर्स्ट आ गया। यानी इस बार भी मैंने कोई ख़ास मेहनत नहीं की थी, लेकिन फिर क्लास में फ़र्स्ट आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, खुद पे भी हैरानी हुई कि मैंने तो फिर से इस बार कोई ख़ास पढ़ाई नहीं की, और भैया वैसे ही अपनी रूटीन के मुताबिक इतना पढ़ते थे, लेकिन फिर भी भैया फेल हो गए। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक यानी प्राणों के अंत तक, ज़िंदगी के अंत तक, यानी खूब दिल लगा के मेहनत की। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई। यानी उनका जो शरीर था वो कांतिहीन, यानी चमक ही नहीं रही, बिल्कुल डल हो गए, इतना पढ़ पढ़ के, हर समय पढ़ाई में ध्यान लगा के। मगर फिर भी बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े, और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी रह गई। जब नतीजा निकला, रिजल्ट आया, तो भैया को पता लगा कि वो फेल हो गए, और वो खूब रोए, और उनको रोता देखकर मेरा भी रोना आ गया। अपने पास होने की जो खुशी थी वो मेरी आधी रह गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अगर मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतनी तसल्ली होती कि ठीक है, मैं पढ़ के पास नहीं हुआ, लेकिन ये भी तो खेलता ही था, इसने कौन सा पढ़ाई की है, चलो ये भी फेल हो गया। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। अब मैं एक क्लास और आगे हो गया, लेकिन भैया अभी भी उसी क्लास में थे। यानी अब मेरे और बड़े भैया के बीच में अब सिर्फ एक ही क्लास रह गई थी। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। यानी अब मेरे अंदर एक कुटिल भावना, बड़ी बुरी सी भावना मेरे अंदर ये आ गई, काश भैया 1 साल और फेल हो जाए और हम दोनों एक ही क्लास में हो जाएं। फिर देखता हूँ कि किस आधार पर, किस बेस पे वो मेरी बेइज्जती करेंगे।